स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कौन सा चैप्टर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये कहानी स्टार्ट होती है ऑरेस्टेड से। किससे स्टार्ट होती है? ऑरेस्टेड से। ऑरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कुछ अपना ऐसा सेटअप बना रखा था। कैसा? ध्यान से देखिएगा। ऐसा। ठीक है, उन्होंने अपना ऐसा एक सेटअप बना रखा था और जैसे ही और यहां पे उन्होंने एक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कंपास। यानी कि जैसे ही उन्होंने अपना ये स्विच क्लोज किया, क्या किया? जैसे ही स्विच क्लोज किया तो इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। क्या हुआ? इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। और जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? डिफ्लेक्ट कर रही थी। यानी कि इस सेटअप के अंदर जैसे ही ऑरेस्टेड ने क्या किया? करंट फ्लो करवाया। करंट इसके अंदर जैसे ही गया तो उन्होंने देखा कि इस तार के अंदर जब करंट जा रहा था तो पास में रखा हुआ कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो यानी कि ऑरेस्टेड ने कहीं ना कहीं ये बात, ऑरेस्टेड को ये समझ में आ गई कि किसी भी तार के अंदर अगर करंट फ्लो करता है, किसी भी तार के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो वो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या करता है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो ये बात सिद्ध हो गई, ऑरेस्टेड ने ये सिद्ध कर दी। यदि किसी तार के अंदर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात क्लियर है? ये कौन बता रहे थे? ऑरेस्टेड। क्लियर है? ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही इस कॉइल के अंदर उन्होंने करंट फ्लो करवाया तो पास में रखा हुआ कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर गया। और कंपास का नीडल तभी डिफ्लेक्ट करता है जब उसके पास कोई ना कोई चुंबकीय प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कोई सब्सटेंस को लेकर के आए। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी वायर के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? इस कंपास के नीडल को क्या करवा रहे हैं? डिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। बाद में इसका हम डायरेक्शन भी निकालेंगे, देखेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा। अगर एक तार है, क्या है? ये एक तार है, मान लेते एक तार है और इसके अंदर करंट जा रहा है। क्या जा रहा है जी? करंट जा रहा है। तो इस तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा? तो कुछ नहीं करना है, अपना दाहिना हाथ लेना है। कौन सा हाथ लेना है? दाहिना हाथ। और दाहिने हाथ के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में करना है। कहां करना है? करंट के डायरेक्शन में करना है। और उंगली को कर्ल करना है। ये उंगली जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं इस तार में करंट कहां से जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो अंगूठा को कर लेंगे इसके ऊपर करंट की दिशा में और उंगली कर्ल कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना होता पॉइंट पी पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता? अंदर जा रहा है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाता है तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्ड। क्या बोलेंगे? इनवर्ड। यानी कि इस तार की वजह से इस पॉइंट पी पर, ध्यान से देखना, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर इसी तार की वजह से इस पॉइंट पर निकालना होता क्यू पर, कहां पर निकालना होता? क्यू पर। तो ध्यान से देखना, ये रहा तार, ऐसे पॉइंट पी पर गया इधर कैसे कहां पे आ रहा है? बाहर आ रहा है। कहां आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है। यानी कि पॉइंट क्यू पर कैसा आ रहा है? अगर बाहर आ रहा है तो बाहर आता है, इसको लिखते हैं हम लोग आउटवर्ड और डॉट से दिखाते हैं। क्लियर है? अगर इसकी तरीके से बनाते तो ऐसा बनता, ऐसा। यानी कि राइट हैंड पाम रूल लगा करके हम क्या करेंगे? किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं।
क्लियर है? क्या करना है, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा करंट की दिशा में करना है, जिधर करंट जा रहा है उसके बाद अंगुली को कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में अंगुली कर्ल होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? इतना बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने बोला अच्छा ये बात है, और स्टैंड ने ये बात बता दिया कि किसी तार के अंदर, किसी वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उससे उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब बायो-सेवर्ट्स जो थे, वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने सोचा अच्छा, और स्टैंड ये बात बता रहे हैं, हम बताएंगे कि एक तार की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये तो बता दिए ना कि अगर तार के अंदर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कितना उत्पन्न हो रहा है, तो उस बात को, यानी इस तार की वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसको बताने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बायो-सेवर्ट्स। क्या नाम था? बायो-सेवर्ट्स। ठीक है, हमें आप बता रहे हैं बायो-सेवर्ट्स का, यानी कि अपना अगला हेडिंग आता है बायो-सेवर्ट्स। बायो-सेवर्ट्स लॉ, यानी कि बायो-सेवर्ट्स ने एक अपना नियम दिया। क्या दिया? बायो-सेवर्ट्स ने अपना एक नियम दिया। कौन सा नियम था? मान लेते हैं ये कोई तार है, अपना वायर है। क्या है जी? वायर है, और इसके अंदर करंट जा रहा है आई। क्या जा रहा है? करंट जा रहा है आई, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। कहां पर जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। अब इस वायर के वजह से हमको इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी इस तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर आएगी वो कितना होगा, उसको बताने के लिए कौन आए थे? बायो-सेवर्ट्स। और बायो-सेवर्ट्स का नियम ध्यान से सुनना। बायो-सेवर्ट्स क्या बात बोलता है, हम इस पूरे लंबे तार पर नहीं निकाल सकते हैं। बायो-सेवर्ट्स क्या कर रहे हैं कि हम पूरे एक लंबे तार के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको नहीं निकाल सकते हैं। बस मैंने क्या किया, बायो-सेवर्ट्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल काट लूंगा और उस डीएल के हिसाब से मैं चेक करूंगा इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर है? यानी कि इस पूरे तार की लंबाई के लिए बायो-सेवर्ट्स का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना? क्लियर? यानी अगर एक इतना लंबा तार हो तो उस पूरे तार का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने बैठे उस तार की वजह से, तो बायो-सेवर्ट्स का नियम कहता है हम पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। हम कितने के लिए निकाल सकते हैं? एक छोटू सा एलिमेंट डीएल की वजह से। ठीक है भैया, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लेंगे। क्या कर लेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लेंगे उस तार का। ठीक है, और यहां से कहां पर चाहिए? इस पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर चेक करेंगे और इसकी दूरी मान लेते हैं क्या है? आर। क्या है? आर। अब ध्यान से चेक करना, और इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। क्लियर? इतना बात ठीक है। पूरे वायर के लिए बायो-सेवर्ट्स का नियम लागू नहीं है, तो पूरे वायर पे अगर लागू नहीं है तो हम छोटा सा एक करंट एलिमेंट काट लेंगे डीएल। कौन सा काट लेंगे? डीएल। और इस डीएल के हिसाब से चेक करेंगे कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है? पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक, अच्छा डीएल का बात कर लें तो इस डीएल का डायरेक्शन कहां होगा? ये डीएल का डायरेक्शन कहां पर होगा? यानी कि डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। क्या होगा? फिर से, डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। हम यहां पे लिख देते हैं डीएल का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में होगा। कहां होगा? डीएल का डायरेक्शन, यानी ये जो करंट एलिमेंट तुम डीएल काट रहे हो, इस डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन करंट का होगा। ठीक है, ओके, इतना बात क्लियर है। अच्छा थीटा, दूसरा पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, थीटा हमेशा डीएल क्रॉस आर के बीच का लेना है।
कहाँ का लेना है, थीटा हमेशा dl क्रॉस r के बीच का लेना है और कहीं का नहीं लेना है। क्लियर है ना, दो बात क्लियर हो गया। यानी कि करंट इस पूरे तार के लिए हम बायोसेवर्ट्स का नियम नहीं लगा सकते हैं। तो बायोसेवर्ट्स का नियम लगाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट dl काट लेंगे, उस dl की वजह से हम पॉइंट P पर चेक करेंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अच्छा, dl का डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो करंट का होगा। दूसरी बात, इसके बीच का जो थीटा होगा वो हमेशा dl क्रॉस r का होगा। किसका होगा, dl क्रॉस r का होगा। अब बायोसेवर्ट्स के हिसाब से क्या होगा, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर ये dl एलिमेंट काटे हो तो इस dl के वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dl। क्लियर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं किसके वजह से, करंट एलिमेंट dl की वजह से। तो कितना होगा, छोटा सा dl काटे हो तो छोटा सा आएगा, छोटा सा dl काटे हो तो छोटा सा आएगा, और छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम लोग लिखते हैं dB। क्या लिखते हैं, dB। क्या आएगा, छोटा सा जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे dB। अच्छा, कितना होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl क्रॉस r बट्टा में r क्यूब, ये होता है। ये बायोसेवर्ट्स का वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। बायोसेवर्ट्स का कौन सा फॉर्म है, तो बायोसेवर्ट्स का कौन सा फॉर्म आ रहा है, यानी कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपान r क्यूब। क्लियर है, म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपान r क्यूब। अब हमको रही बात कि वेक्टर फॉर्म को हमको स्केलर फॉर्म में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यानी कि बायोसेवर्ट्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है ये वाला होता है, इसका स्केलर फॉर्म लिखते हैं। तो स्केलर फॉर्म याद रखिएगा, लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I। ध्यान देना, जो मैथ वाले बच्चे नहीं है वो ध्यान देना। अगर कहीं पर a डॉट b है तो यहाँ पे अगर डॉट है तो लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, अगर वही अगर है a क्रॉस b तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। क्लियर इतना। अगर कहीं पर डॉट प्रोडक्ट है तो उसके बीच का एंगल कॉस थीटा होता है, अगर कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसके बीच का एंगल साइन थीटा होता है। तो यहां पर कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे आई डी आर साइन थीटा बटा में क्या, आर क्यूब। क्लियर है। अब ध्यान देखना, ये आर से आर कट जाएगा ये, यानी कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। इसको याद करना है, क्या करना है, याद करना है, याद करना है। और ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। क्लियर, ध्यान से ना। और स्टूडेंट ने बताया यदि किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और स्टूडेंट ने ये बात बता दी यदि किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर की वजह से उसके आसपास, उस वायर की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हमको पॉइंट पी पर किसी वायर की वजह से हमको अगर निकालना है उसका डायरेक्शन, तो हम क्या करें, राइट हैंड का पाम रूल लगाएंगे, यानी करंट के दिशा में अंगूठा को कर देंगे, उसके बाद से उंगली को कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में उंगली कर्ल होगा वही उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये सारी बातें हो रही थी, तभी हमारे पास एक वैज्ञानिक आया, कौन से, बायोसेवर्ट्स। उन्होंने बोला अच्छा, और स्टूडेंट ने ये बात बताया, हम ये बताएंगे कि इस तार की वजह से किसी पॉइंट पी पर या किसी पॉइंट आर पर या कहीं पर भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हम बताएंगे। क्या करेंगे, वो हम बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ये बात है, ध्यान से देखो, उन्होंने एक वायर लिया, उसके अंदर करंट बहा दिया। क्या किया, उन्होंने एक वायर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे उसके अंदर करंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो उनसे बोला गया अच्छा बायोसेवर्ट्स एक काम करो, तुम पॉइंट पी पर निकालो,
एक काम करो, तुम पॉइंट पी पर निकालो आर डिस्टेंस पर। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हम निकाल देंगे। क्या करेंगे? ठीक है हम निकाल देंगे। वो बोले कि एक काम करते हैं, हम इस पूरे तार के लिए नहीं निकाल पाएंगे। क्या करेंगे? इस पूरे वायर के लिए नहीं निकाल पाएंगे। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लेते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लेते हैं। उस डीएल को हम इंटीग्रेट करेंगे, पूरे वायर का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो उन्होंने एक एलिमेंट काटा डीएल, और इस डीएल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो कितना आया? वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। जब इसको वेक्टर फॉर्म से किस में लेके जाते हैं? स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला आता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। और ध्यान रखना हमेशा डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डीएल का डायरेक्शन हमेशा वही और वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। तुमको अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, डीएल का डायरेक्शन बताइए, तो डीएल का डायरेक्शन भी वही होगा जो करंट का होगा। यानी कि अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो डीएल भी क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि यदि किसी वायर के अंदर करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, हमने करंट को पलट के नीचे भेजा, डीएल का डायरेक्शन बताइए। तो पहले केस में जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा था तो डीएल का डायरेक्शन वही होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। अब करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो डीएल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वही ऊपर से नीचे की ओर। और ये थीटा जो लेना है हमेशा और हमेशा किसके बीच का लेना है? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के, यानी कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के। इसको मत भूल जाना। क्लियर है? इतना बात क्लियर? ठीक है, कितना आ गया? अब ये फार्मूला आया, उन्होंने क्या बात बोली ध्यान देखना। उन्होंने ये बात बोला, एक करंट कैरिंग वायर, इनका ये जो नियम था ना, इस नियम को हम यहां पे लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां पे लिख रहे हैं एक करंट कैरिंग वायर इन करंट कैरिंग वायर in current carrying wire the magnetic field produce around it is directly proportional to the to the current and inversely proportional to the square of distance between them। क्लियर है? इन्होंने बायोसवर्ट्स ने ये बात बोली, यदि किसी तार के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज की? करंट की। तुम करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्या करेगा? तुम करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी अगर तुम दूरी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। यहां से भी हम देख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई एक कांस्टेंट है, वैल्यू याद रखना। यहां पर हम लिख रहे हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 के पावर -7। ये एक कांस्टेंट है। इधर ध्यान देखना, आई यदि तुम करंट को बढ़ाओगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है dB, इस फार्मूला को हम इधर लेके आ रहे हैं, यानी कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के लिख सकते हैं। और ध्यान देखना नीचे है R, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। के ये पॉइंट क्लियर है? एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? dl के। ठीक है ना?
ये चीज इतना क्लियर है। बस हमको क्या देखना है, बायोसवर्ट्स ने क्या बोला, एक पूरे लंबे तार की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, तो उन्होंने एक एलिमेंट काट लिया डीएल। क्या काट लिया? एक एलिमेंट काट लिया डीएल। उन्होंने बताया उस डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वह कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। उनका जो थ्योरी था, यानी कि जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला, यदि किसी तार के अंदर तुम करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, यदि किसी तार में तुम करंट घटाओगे, करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, अगर तुम दूरी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, अगर तुम दूरी घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे दो बेटे हैं। कितने हैं? दो बेटे हैं। एक जो मेरा बच्चा है वो मेरे पास रहता है और एक जो बच्चा है मेरा वो 500 किलोमीटर दूर रहता है। ध्यान है, ठीक है ना। एक जो बच्चा है मेरा वो मेरे पास रहता है और एक जो मेरा बच्चा है वो मुझसे 500 किलोमीटर दूर रहता है। ये बात बताओ, मेरा प्रकोप, मेरा डर किस बच्चे में ज्यादा होगा, जो मेरे पास होगा या जो 500 किलोमीटर दूर होगा? जो मेरे पास होगा या जो 500 किलोमीटर दूर होगा। इन दोनों बच्चों में, मेरे दोनों बच्चों में सबसे ज्यादा डर के कौन रहेगा? तो जो मेरे पास होगा। क्या होगा? जो मेरे पास होगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये बात है, अगर दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि दूरी कम है तो भय ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा है तो भय कम है। क्लियर है ना। यानी अगर दूरी ज्यादा है तो वो हमसे कम डरेगा, हम उसके ऊपर अपना प्रकोप कम लगा पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, यदि हम दूरी घटाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है इतना? बायो-सेवर्ट्स का नियम क्लियर हो गया, बायो-सेवर्ट्स का नियम क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। कल हम लोग देखेंगे एक पूरे फाइनाइट वायर की वजह से, ये हम क्या देख रहे थे, एक करंट एलिमेंट डीएल की वजह से देख रहे थे। अगर हमारे पास एक फाइनाइट वायर हो, उस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसी पॉइंट पर, उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको हम कल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय।